देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुर्दाघर जहां पर मरे हुए लोगों की लाशों को रखा जाता है, अगर रात में आपको उस जगह जाने के लिए कोई कहे तो क्या आप जाइएगा? जाहिर सी बात है कि आप उसी वक्त मना कर दोगे। मगर जब मेरी नौकरी ही मुर्दाघर में लगी तो उसके बाद मेरे साथ वो हुआ जिसे कभी मैंने सोचा तक नहीं था। उस मुर्दाघर के एक मुर्दे ने मेरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। दरअसल उसने मुझे करोड़पति बना दिया था, लेकिन उसने मुझे करोड़पति क्यों बनाया और मेरी मुलाकात उससे कैसे हुई, इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको भी मौका मिले करोड़पति बनने का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मेरी रहस्यमय कहानी। दोस्तों, सन 2009 की बात है ये, जब मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैं शहर में अकेला आया हुआ था। गांव में नौकरी ना होने के कारण मुझे ना चाहते हुए भी शहर में आना पड़ा था। मैं दर बदर रोज जगह जगह जाके नौकरी ढूंढता रहता, मगर मुझे सभी लोग मना कर देते। उसकी वजह ये भी थी कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं था, मगर इसके बावजूद भी मैं नौकरी तलाश करता रहता। फिर ऐसे एक दिन जब मुझे मुर्दाघर की चौकीदारी करने के लिए नौकरी मिली, तो उसके बाद मेरी नौकरी की तलाश खत्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरी सोच से भी ज़्यादा मुझे पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन वो नौकरी रात की थी, मगर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। जब मेरी नौकरी लगी तो उसके बाद मैं शाम होते ही मुर्दाघर पहुँच जाता। मुर्दाघर में मेरी नौकरी गार्ड की थी, जिसके चलते मैं मुर्दाघर के बाहर ही रहता। रात के वक्त जब कोई लाश आती तो उस लाश को मुर्दाघर के अंदर रखवा लेता। मगर ऐसे ही मेरे दिन बीतते रहे। ऐसे एक दिन जब मैं मुर्दाघर के बाहर बैठा हुआ था, तो तभी मुझे मुर्दाघर से रात के वक्त आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि मुर्दाघर में कोई है नहीं। फिर ये आवाज़ कैसे आ रही थी? अब उस आवाज़ को सुनते ही मुझे याद आया कि यहाँ पर जो पहले नौकरी करता था, तो उसने जाते जाते मुझे ये भी कहा था कि रात के वक्त मुझे अंदर से काफ़ी आवाज़ें भी आएंगी, मगर तुम डरना मत, वो आवाज़ें अपने आप ही बंद हो जाएंगी। वैसे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से रहना। इसलिए मैं उस समय हनुमान जी का नाम जपने लगा, क्योंकि डरते वक्त मुझे हनुमान जी की ही याद आती है। इसलिए मैं उस वक्त हनुमान जी का नाम जपने लगा। और फिर इसी बीच मुर्दाघर के दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी, जिससे मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मगर कुछ समय के बाद ही वो आवाज़ आनी अब बंद हो गई थी, और फिर उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली। पर जब रात बीती और सुबह हुई तो मैं घर जाकर सो गया, और फिर रात हुई तो मैं घर से निकल गया नौकरी करने के लिए। जब मैं मुर्दाघर आ गया तो उसके बाद मैं बाहरी कुर्सी पर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि तभी हॉस्पिटल से एक लाश आई, जिसके चलते मुझे उन लोगों के साथ मुर्दाघर के अंदर जाना पड़ा। वो लाश किसी आदमी की थी। उस लाश को लेकर हम लोग मुर्दाघर के अंदर पहुंच गए, और इसके बाद उस लाश को रखकर बाहर आ गए। बाहर आते ही वो लोग तो चले गए, और फिर मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। चारों तरफ देखने लगा कि कहीं कोई है तो नहीं, मगर मुझे कोई नहीं दिखा। बस वहाँ पर आसपास के गाड़ी मौजूद थे, और इसी के चलते जब रात गहरी हुई तो वो आवाज़ें आनी दोबारा से शुरू हो गई। दोस्तों, उन आवाज़ों को सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, और फिर मैं हनुमान जी का नाम जपने लगा। मुर्दाघर के अंदर से वो आवाज़ और दरवाजों की दस्तक मुझे बहुत डराया करती थी, मगर मेरी थोड़ी हिम्मत ही मुझे वहाँ पर नौकरी करवाया करती थी। मैं अपने डर को काबू में करके अभी हनुमान जी का नाम ही जप रहा था कि तभी उसी वक्त मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन के बजते ही वो आवाज़ आनी बंद हो गई, और उन आवाज़ को एकदम से बंद होता देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। पर इसी बीच जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि फ्रीजर नंबर 14 में जो डेड बॉडी रखी हुई है, उस डेड बॉडी का टैग नंबर जल्दी से मुझे बताओ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैंने उससे उसी वक्त साफ मना कर दिया कि मैं इस समय अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अंदर से मुर्दों की आवाज़ें आती हैं, और भूत प्रेत की वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता, और ना ही मैं अपनी जान को जोखिम में डाल सकता हूँ। इतना कहने के बाद उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अरे क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम आज के ज़माने में इन सब चीज़ों पर भरोसा करते हो? मैंने उस डॉक्टर से कहा कि सर, यहाँ रोज़ रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती हैं, इसलिए मैं कभी भी रात के समय अंदर नहीं जाता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंदर नहीं जाऊँगा।
मेरी ये बात सुनने के बाद डॉक्टर गुस्से में आ गया और उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। जल्दी से अंदर जाओ और मुझे उस डेड बॉडी का टैग नंबर बताओ। अब डॉक्टर के ये कहते ही मैंने उससे कह दिया कि नौकरी से ज़्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। अगर जान रहेगी तो मैं कहीं भी नौकरी पकड़ लूँगा। मेरी इस बात पर वो डॉक्टर और भी ज़्यादा भड़क गया और उसने उसी वक्त फ़ोन काट दिया। उसके फ़ोन काटते ही मैं वापस से मुर्दा घर के चारों तरफ देखने लगा। अभी कुछ देरी हुई होगी कि तभी मेरा फ़ोन दोबारा से बजा। जब मेरा फ़ोन बजा तो उसी वक्त मैंने फ़ोन को देखा तो मैंने पाया कि इस बार फ़ोन पर HR का कॉल आ रहा था। उसका कॉल देखते मैंने फ़ौरन ही फ़ोन को उठाया और उसके बाद जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें पता भी है कि वो डॉक्टर कितना गुस्सा कर रहे हैं। दोस्तों, HR की बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि सर मैं अकेले अंदर नहीं जा सकता, अंदर रात के वक्त आवाज़ें आती हैं। अब मेरी ये बात सुनकर HR ने कहा कि वहाँ पर कोई ना कोई तो गार्ड होगा, उसको बोलो और उसके साथ अभी जाओ। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब HR के फ़ोन काटते ही मैंने जब वहाँ पर गार्डों को देखा तो मुझे गार्ड तो दिख रहे थे, मगर जब मैंने उन्हें आवाज़ लगाई और उनसे कहा कि HR ने बोला है कि मेरे साथ अंदर चलो क्योंकि डेड बॉडी का टैग नंबर पता करके एक डॉक्टर को बताना है, मगर उस गार्ड ने मुझे साफ मना कर दिया, जिसके चलते मैं वापस से अपनी जगह पर आ गया। जैसे मैं मुर्दा घर के करीब पहुंचा तो तभी मेरे पास एक आदमी आ गया और उसने मुझसे कहा कि इतना डर क्यों रहे हो, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। उस आदमी की बात सुनने के बाद मुझे थोड़ी हिम्मत आई और उसके बाद मैं उसके साथ अंदर चला गया। फिर अंदर जाने के बाद मैंने फ्रीजर नंबर 14 को खोला और उसके बाद डेड बॉडी का टैग नंबर पता किया और उस डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। और फिर जैसे मैंने फ्रिज को बंद किया कि तभी वो आदमी दूसरे फ्रिज को खोल के उसके अंदर चला गया, जिसे देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि उसी वक्त मैं वहाँ से बाहर आ गया और मैं सीधा भागने लगा अपने घर की ओर। भागते भागते जब मैं अपने घर पहुंचा तो उसके बाद मैंने तुरंत अपने रूम के दरवाजे को बंद कर दिया और कंबल ओढ़ कर लेट गया। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा कपकपा रहा था और साथ ही मेरे दांत भी कटकटा रहे थे। और ऐसा करते करते सुबह कब हो गई मुझे पता भी नहीं चला, मगर सुबह होते ही मुझे बुखार आ गया और फिर मैं बेड पर ही लेटा रहा। और फिर कुछ समय के बाद जब मुझे HR का कॉल आया तो उसने मुझसे कहा कि हाँ तुम रात को कहाँ गायब हो गए थे? HR की बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मैंने नौकरी छोड़ दी है। और उसका कारण भी मैंने HR को बता दिया और उसके बाद मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया और सो गया। और फिर मेरी आंख तब खुली जब मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई ज़ोर से दस्तक दे रहा था। फिर इसी बीच में उठा तो अपने फ़ोन में समय देखा तो मैंने पाया कि उस वक्त रात के यहीं 11 बज रहे थे। समय को देखकर मैं घबराने लगा कि इतनी रात के कौन हो सकता है। उस समय मेरे दिमाग में उसी आदमी का ख्याल आया, जिसके चलते मैं घबराने लगा, मगर मैंने उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मेरे अंदर डर इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल दूं, क्योंकि मुझे शहर में कोई जानने वाला नहीं था। तो इतनी रात गए कोई यहाँ पर कैसे आ सकता है? मैं यही सब सोचकर कंबल के अंदर घुस गया, मगर कंबल के अंदर भी मैं कपकपा रहा था। और फिर इसी के चलते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। और फिर जब सुबह हुई तो तब जाकर मेरी आँख खुली। फिर उसके बाद मैंने सीधा दरवाज़ा खोला और उसके बाद जब मैंने बाहर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। किसी के नज़र न आने पर जैसे ही मैंने दरवाजे को बंद करने वाला था कि तभी मेरी नज़र दरवाजे पर गई जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मिलने आ जाओ नहीं तो तुम्हारी लाश घर के बाहर आएगी। दोस्तों, दरवाजे पर यह लिखा देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। बुखार में भी मुझे उस समय पसीना छूट रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो करूं क्या। डर के मारे उस समय मेरी हालत पतली होने लगी थी। दरवाजे पर यह लिखा देखकर मैं समझ गया कि यह उसी आदमी ने लिखा है और वो मुझे मुर्दाघर में ही बुला रहा है। मगर मैंने सोचा कि अब मुझे बाबा के पास जाना होगा क्योंकि कोई बाबा ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं यही सब सोचकर घर से निकल पड़ा और जब मैं मंदिर में एक बाबा के पास पहुंचा और उसके बाद जब मैंने उस बाबा को अपने साथ घटित घटना को बताया तो उस बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस आत्मा से बचा सकता हूँ, जो मैं तुम्हें बोलूँगा तुम बस वो करो। तभी उस बाबा ने मेरे हाथ में ताबीज़ पहनाकर काफ़ी मंत्र पढ़े और उसके बाद कहा कि
तुम मुझे अपने घर ले चलो। जिसके चलते मैं उन बाबा को अपने घर लेकर आ गया और उसके बाद उन बाबा ने पूरे कमरे को गंगा जल से छिड़क दिया और फिर गेट के बाहर कील काट दी और उसमें कई धागे भी बांध दिए। उन बाबा को ये सब करता हुआ देखकर मुझे लगा कि शायद अब उस आदमी से मेरा पीछा छूट जाएगा, मगर ये मेरी बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। अभी मैं उन्हीं बाबा को ही देख रहा था कि वो क्या क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना काम कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो मैं वो आदमी छू तक नहीं पाएगा। उस बाबा की बात सुनकर मेरा डर कुछ पल के लिए ख़त्म तो हो गया, मगर उसके बाद उन्होंने मुझसे पैसे लिए तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए, क्योंकि मुझे बस उस आदमी से कैसे भी करके अपना पीछा जो छुड़वाना था। पैसे देने के बाद वो बाबा वहाँ से चले गए और उसके बाद जब रात हुई तो खाना पीना करके मैं लेट गया, क्योंकि मुझे उस वक्त बुखार जो था और मेरी आँख कब लग गई मुझे नहीं मालूम। पर उस रात मुझे वो आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी और जब मैं सुबह के वक्त उठा तो मैंने सोचा कि अब मेरा पीछा उस आदमी से छूट गया है। अब उन बाबा को मैं मन ही मन धन्यवाद कर रहा था, पर जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और जब मैंने दरवाजे पर देखा कि कहीं दोबारा से तो कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, मगर जब मैंने दरवाजे को देखा तो उसे देखकर मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। दरअसल उस पर लिखा हुआ था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आज आ जाना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। दोस्तों, ये पढ़ने के बाद मेरे शरीर के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। मैं उसी वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उस बाबा पे उस समय मन तो कर रहा था कि जो कील उसने मेरे दरवाजे के बाहर लगाई थी वही कील मैं उसके अंदर गाड़ दूँ, मगर उस वक्त मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद मैं सीधा उन बाबा के पास गया। मगर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो बाबा वहाँ पर थे ही नहीं, और उन बाबा को मंदिर में ना पाकर जब मैंने वहीं के लोगों से उन बाबा के बारे में पूछा तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वो बाबा तो ढोंगी बाबा है, वो कहीं भी लोगों को अपनी बातों में फंसाकर सबको लूट लेता है। अब ये बात सुनने के बाद मुझे उस बाबा पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसके बाद मैंने और भी बाबाओं को दिखाया, मगर सारे बाबा ढोंगी निकले। मैं उस वक्त चिंतित रहने लगा कि अब मेरा क्या होगा। मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं, मगर जब मैं एक मौलवी साहब के पास गया और उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, शायद हो सकता है कि वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, वो शायद तुमसे मदद चाहता है, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी जब तुम्हें अंदर जाने से डर लग रहा था। उन मौलवी साहब की ये बात सुनकर मैं उन पर भड़क गया कि ये आप क्या कह रहे हैं। एक तो यहाँ पर मेरी यह हालत ख़राब पड़ी है और आप कह रहे हो कि मैं मौत के मुंह में चला जाऊं। क्या मैं इसीलिए आपके पास आया था कि आप मुझे मौत के मुंह में घुसा दो? मेरे ये कहते ही उन्होंने मुझे बताया कि वैसे भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम एक बार जाकर उससे मिल लो, क्या पता वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। दोस्तों, उन मौलवी साहब की ये बात मुझे मुद्दे वाली लगी और फिर इसके बाद मैं वहाँ से अपने घर आ गया। और फिर जब रात हुई तो मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलकर ही रहूँगा, कब तक मैं घर में छुपा बैठा रहूँगा। और इसी के चलते मैं उसी वक्त घर से निकला और सीधा मुर्दा घर के पास पहुंचा। मुर्दा घर के बाहर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहां पर गार्ड बैठा हुआ था। उस गार्ड ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम तो नौकरी छोड़कर चले गए थे ना। उस गार्ड की बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि वो क्या है कि मुझे अंदर काम है, और फिर मैं सीधा अंदर चला गया। उसने मुझे रोकने की कोशिश तो बहुत की, मगर मैं नहीं माना और मुर्दा घर के अंदर आ गया। फिर उसके बाद मैं जब उस फ्रीजर के पास गया जिस फ्रीजर के अंदर वो आदमी घुसा था, तो उसके बाद मैंने उस फ्रीजर को खोला। फ्रीजर को खोलते मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि वो आदमी फ्रीजर के अंदर उल्टा लेटा हुआ था और उसको इस हालत में देखकर मेरी रूह कपकपा उठी। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उसने अपना हाथ मेरे आगे किया और फिर उसके हाथ में कोई चिट्ठी थी, जिसके बाद उसने भारी आवाज़ में कहा कि चिट्ठी लो और इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस पर तुम्हें एक बैग पहुंचाना है, मगर वो बैग तुम्हें एक जगह से लाना है और उसके बाद उस बैग को तुम्हें इस एड्रेस पर जाकर देना है। उस आदमी की बात सुनकर मेरा दिमाग और भी ज़्यादा घूमने लगा, क्योंकि अब उसने मुझे जो करने को कहा था वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था। अभी मैं उस आदमी को ही देख रहा था कि तभी उसने कहा कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर एक बंद फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंधेरे में तुम्हें एक बैग मिलेगा। उस बैग को तुम्हें इस एड्रेस पर दे देना है
और उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। अब उस आदमी के ये कहते ही मुझे अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि बंद फैक्ट्री में जाना कोई आसान बात नहीं थी। मगर फिर इसी के चलते मैं मुर्दा घर से निकला और उसके बाद उस फैक्ट्री के पास जाने लगा। मैंने ऑटो पकड़ा और सीधा फैक्ट्री जा पहुंचा। फैक्ट्री पहुंचते ही मैंने ऑटो वाले से कहा कि मैं बस 5 मिनट में आता हूं, तुम यहीं पर रुकना, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। ऑटो वाले को ये कहते ही मैं फैक्ट्री के अंदर चला गया। वो फैक्ट्री देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी, मगर अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए मैं उस फैक्ट्री के अंदर गया और उसके बाद मैं उस बैग को ढूंढने लगा। जब वो बैग मुझे मिला तो उसके बाद मैंने उसी वक्त उस बैग को उठाया और फैक्ट्री के बाहर आ गया। फैक्ट्री के बाहर आते मैं सीधा ऑटो में जाकर बैठ गया और ऑटो वाले से कहा कि आप जल्दी से इस एड्रेस पर चलो। और इसी के चलते उसने ऑटो को स्टार्ट किया और जब हम उस एड्रेस पर पहुंचे तो उसके बाद मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद जब एक आदमी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उससे कहा कि ये बैग लो। उस बैग को देखते वो आदमी बहुत ही खुश हो गया और उसके बाद उस आदमी ने मुझे एक पुतली दी और कहा कि इसे हमेशा अपने पास ही रखना। और उस पुतली को लेते ही मैं वहाँ से अपने घर आ गया। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी और मैं अचानक से इतना ज़्यादा अमीर बन गया कि मैंने ये कभी सोचा तक नहीं था। मगर मैंने उस पुतली के बारे में आज तक किसी को भी बताया नहीं है, जिसके चलते मैं आज एक करोड़पति आदमी बन गया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।